हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड के फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के आंसर सॉल्व करवाऊंगी। गाइस कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे रिदम सी बन गई है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स का है टोटल, और आपको 3 आवर्स का टाइम इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिला हुआ है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको इन क्वेश्चंस में से जो आपको पेपर में क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट दे रखे हैं, ये आपके मैंडेटरी हैं। मींस कि ये जो शॉर्ट नोट में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं ये आपको डेफिनेटली करने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। 4 ऑप्शंस हैं, चारों में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। आपको यहाँ पे ना लैंग्वेज के फंक्शन लिखने हैं कि जो लैंग्वेज है उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। इसमें आप लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस भी डाल सकते हैं, जैसे कि जो बेसिक फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज के वो क्या हैं कि लैंग्वेज का यूज़ हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, मींस बातचीत करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, और या फिर किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना हो, सोशल इंटरेक्शन होता है, लाइक आपको किसी से बातचीत करनी है, ऐसी चीज़ों में हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए जो चीज़ें हैं उसको इजी बनाती है, लाइफ को थोड़ा इजीली बेस्ड पे सरवाइव करने में हेल्प करती है। सो लैंग्वेज के फंक्शंस इसमें एक रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं आती, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे सरवाइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती हैं। सो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से बात कर पाते हैं, जब किसी को अपने थॉट्स अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच है ना, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सो कम्युनिकेटिव अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड होती है, आइडिया जो कि लैंग्वेज को सीखने के लिए, सक्सेसफुली सीखने के लिए हमें एक आइडिया देता है, इस आइडिया के ऊपर बेस्ड होता है कि किस किस वे में कि आप कम्युनिकेशन का जो रियल मीनिंग होता है वो क्या होता है, और रियल कम्युनिकेशन में आप कैसे खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं कुछ नेचुरल स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके। ये सब चीज़ें जो हैं ये कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जैसे टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट से कुछ वीडियो देखने के लिए बोला उन्होंने, और फिर बोला कि जो बोर्ड पे, जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमारे ना क्वेश्चंस आते थे संस्कृत, अगर आप लोगों के पास रही हो तो उसमें एक क्वेश्चन था, एक पिक्टोरियल अरेंजमेंट दे रखा था पिक्चर टाइप में, और उसको देख के आपको उस स्टोरी टाइप में कुछ लिखना था। 4 to 5 सेंटेंसेस संस्कृत में लिखने होते थे कि उस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेटिव अप्रोच का एग्जांपल दे रखा है कि लाइक आप ना, टीचर ने आपको बोला कोई मूवी या वीडियो देखने का, और उसके बाद में 1 या 2 सेंटेंस में आपको अपने ओपिनियन या फिर जो वीडियो था उससे रिलेटेड कुछ थॉट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ऐसे तरीके से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये स्टूडेंट्स को एक ऑथेंटिक लैंग्वेज जो होती है उसके लिए ट्रेन कर देता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास में शॉर्ट नोट आता है मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। अब देखिए जो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कम्युनिकेशन का, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती तो भी आप नॉर्मली ना इनमें इसको इतना रीड कर लीजिएगा कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मल्टीमीडिया रिसोर्सेज है, मान लीजिए आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, बट आपको पता है मीडिया से रिलेट आप खुद को कर पाएंगे, जहाँ पे एक पिक्टोरियल अरेंजमेंट हो रहा है, एक विजुअल चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तो उसमें क्या आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट और ग्राफिक्स हो गया, स्लाइड शो हो गई, या फिर प्रेजेंटेशन हो गई जिसमें हम डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें पॉडकास्ट हो गया, वीडियोस में स्क्रीन कैप्चर हो गया, लेक्चर का कैप्चर हो गया, या फिर एनिमेशन होता है, ग्लास स्क्रीन वीडियोस हो गई। तो ये सब चीज़ें आपके मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। अगर आपको ज़्यादा नहीं आता तो इसमें ना आप 4 से 5 मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के बारे में लिख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, कुछ आपने टेक्स्ट किया, वीडियो, कोई वीडियो आपके सामने है, साउंड है, किसी चीज़ को सुना, ऑडियो मीन्स हो गया यहाँ पे, ग्राफिक्स हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके मल्टीमीडिया रिसोर्सेज में आप लिख सकते हैं।
इसके अलावा जो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैं ये हमारे लर्निंग जो एक्सपीरियंस होता है उसको एनहेंस कर देते हैं। इसके अलावा हम एक मल्टी सेंसरी अप्रोच को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज की डेट में ना बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। आप कोविड के टाइम पे तो अगर आप देखें तो सब कुछ चीज़ें ना ऑनलाइन हो गई, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, नई नई चीज़ें सीखने की मिल रही है। हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, 3D में हम चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें रीड करके लर्न करके याद नहीं रहती, जिनको हम डायग्राम के थ्रू या मूवी के थ्रू याद रख सकते हैं। तो हमें एक वीडियो क्लिप दिखा दिया जाता है, 3D रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया जाता है, जिससे कि हम चीज़ों को सीख पाते हैं। इसके बाद में लास्ट शॉर्ट नोट आता है हमारा रेफरेंस स्किल। सो रेफरेंस स्किल का मतलब ये हो गया कि जो रेफरेंस इसमें ये है कि जो नॉलेज ऑफ सोर्स है या जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने वर्क से कैसे रिलेट कर सकते हैं, और अपने खुद के आइडियाज़ को या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। ये चीज़ें आती हैं हमारी रेफरेंस स्किल में, जिसमें आप अपना खुद का स्टाइल पहचान सकते हैं, कुछ रेफरेंसिंग टूल्स आप बना सकते हैं और डबल चेक कर सकते हैं। इसमें आपको कंसिस्टेंट होके काम करते रहना है। तो ये सब पॉइंट जो हैं ये हमारे रेफरेंस स्किल में आते हैं। इसके अलावा ये जो रेफरेंस स्किल है ना ये गुड स्किल इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें राइटर के साथ साथ में जो रिसर्चर होते हैं उनका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कोई टॉपिक दे दिया और उसको आपने टेम्परेरी ना करके थोड़ा उसके बारे में डिटेल एनहेंस किया, थोड़ा डिटेल नॉलेज ली, उसके बारे में समझा चीज़ों को कि क्या क्या उसका मीनिंग हो सकता है और क्या थ्योरीज आप उसमें दे सकते हैं। सो ये पॉइंट्स आपको रेफरेंस स्किल में लिखने हैं। सो गाइज़ यहाँ पे ये 4 शॉर्ट नोट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पे मैं आगे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए यूनिट 1 में आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप चाहें तो दोनों कर सकते हैं, चाहे आप एक कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपकी नॉलेज पे कि आपको कितने आते हैं। बट ये जो यूनिट 4 यूनिट दे रखी हैं जिसमें से टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको 4 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चाहे तो आप हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे एक यूनिट से 2 कर लिए, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन लैंग्वेज, इन्यूमरेट वेरियस लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, डिस्कस वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सबसे पहले तो लैंग्वेज क्या होता है। अब देखिए लैंग्वेज जो है ना एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम स्पीच और राइटिंग का यूज़ करते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, पर्टिकुलर ग्रुप का हो सकता है। इसमें ये होता है कि अगर जैसा आपने देखा होगा कि जो ट्राइब्स हैं वो अपने अलग से लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे जिसमें आप एक अलग से नॉलेज यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये लैंग्वेज को डिफ़ाइन करती हैं, जिसमें हमारी राइटिंग और स्पीच प्रैक्टिसेस होती हैं। और लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुछ आपको लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिखने हैं। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है ना उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, LSR आपने लोगों ने सुना होगा, राइटिंग हो गया। सो ये सब चीज़ें करके ना कोई इंसान अच्छे तरीके से सीख पाता है। अब इसमें जो है अगर हम रीडिंग की बात करें तो मॉडल रीडिंग हो सकती है, साइलेंट रीडिंग हो सकती है, डिक्टेशन राइट करी, या फिर जो स्पेलिंग चेक होती है या जो असेंशियल स्पेलिंग्स होती हैं वो आपने चेक कर ली। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। वैसे तो अगर आपके पास में बुक है तो बुक में आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, बट मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट नोट में आइडिया दे रही हूँ कि थोड़ा आपको पता लग जाएगी ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी आंसर थोड़ा बड़ा है नो डाउट, तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट आता है इसका कि यहाँ पे वेरियस एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपको टीचिंग इंग्लिश के पढ़ाए जाने के कुछ आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताने। तो क्या है, ये स्टूडेंट की जो प्रोफिशेंसी है, फ्लुएंसी है, उसको डेवलप करता है। जो 4 लैंग्वेज स्किल हैं जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है, ये इसको डेवलप करता है। इसका एम बेसिकली क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए इंग्लिश में, जो चीज़ें टेक्स्ट में लिखी हुई हैं उसको अच्छे से बोल पाए, उसको समझ पाए और अपने थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाए। तो इस वजह से इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज किसी को भी सिखाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी आपको यही चीज़ें दे रखी हैं, बस इस क्वेश्चन में चेंज ये है
कि आपको ना ये बता रखा है कि जैसे पहले आपको था कि लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर दिया और आपने ये पॉइंट्स बता दिए, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना आपको अलग अलग बेसिस पे आपको बताना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके साइकोलॉजिकल बेसिस क्या हैं, और जो आपके फिज़िकल जो बेसिस हैं, फ़िलासफ़िकल बेसिस हैं वो क्या हैं, और नेक्स्ट में एक में पूछा गया है कि जो सोशल बेसिस हैं वो क्या हैं। तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। सो यहाँ पे आप कॉमन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो साइकोलॉजिकल जो बेसिस हैं हमारे, उसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, या फिर जो मोटिवेशन है, कंसिस्टेंसी है, स्ट्रेस एंजाइटी को दूर किया जाता है, तो ये इसके बेसिक नीड्स हैं। इसके अलावा कि जो साइकोलॉजिकल में और भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि लोग कैसे चीज़ों को सीख रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ में उनका इंटरेक्शन कैसा है, ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है यूनिट 2 का, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्रोच एंड मेथड जो होती हैं, ये जो टर्म्स है ना, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है व्हाट इज़ टर्म एंड व्हाट इज़ मेथड। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में ना आपको एक चीज़ दे रखी है कि अप्रोच और मेथड तो आपको डिफ़ाइन करना ही है। अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इसका दृष्टिकोण क्या है, और नेक्स्ट में आपको मेथड पूछा गया है। मेथड इज़ रिलेटेड टू प्रोसीजर, की प्रोसीजर उसका क्या हो सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है जिसको आपको सॉल्व करना है कि इस स्टेटमेंट से आप क्या इसको हाईलाइट करेंगे। सो यहाँ पे जैसे कि अप्रोच में पहले आप पॉइंट्स कुछ लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक जर्नल वे ऑफ थिंकिंग होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, तो उसकी साइड कुछ सोचना, एक नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग, तो वो अप्रोच हो गया। वहीं पे जो मेथड है वो क्या है, एक स्पेसिफिक वे होता है कि उस अप्रोच को एक्शन में आप कैसे ला सकते हैं। और जो अप्रोच है वो एब्स्ट्रैक्ट और कंसेप्चुअल ज़्यादा होती है, वहीं जो मेथड है वो मोर कॉन्क्रीट होता है और स्पेसिफिक होता है। तो दोनों ही पॉइंट ज़रूरी होते हैं। आपके पास में कई बार इनके बीच में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। सो मेथड में आप ये लिख सकते हैं कि किसी तरीके से, आप मानिए मैं बोलूँ आपको कोई मेथड, तो मतलब ये कि द वे वी टीच, कि हम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और अप्रोच का मतलब हो गया कि वाई वी टीच दैट वे, कि आप उस वे में क्यों टीच कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मानिए 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो उसमें ना कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा हो सकता है जिनकी जो वैल्यूज़ हैं या जिनकी जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है ना वो एकेडमिक्स के अलावा किसी और चीज़ में है। तो हो सकता है कि उनके लिए कुछ पॉइंट्स या टॉपिक्स वीक हों। जैसे आपने देखा भी होगा कि कई बार क्या होता है कि लाइक कोई क्लास में स्टूडेंट है जिसकी मैथ्स बहुत वीक है, लेकिन सेकंड थॉट पे देखें तो वो बच्चा इंग्लिश में या साइंस में बहुत अच्छा हो सकता है। तो उस बच्चे को मैथ्स पढ़ाने के लिए हो सकता है जो क्लासरूम में बाकी स्टूडेंट्स के साथ टीचर ने बिहेवियर रखा हो उसका वे थोड़ा चेंज करना पड़ा हो। तो ये चीज़ें हमारी अप्रोच के अंदर आती हैं। और मेथड में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हम इसको किस तरीके से सटीक वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में डिफाइन इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स जो क्लासरूम में यूज़ करे जाते हैं वो क्यों करे जाते हैं, ताकि जो लर्निंग है ना उसको इनक्रेज किया जाए और जो लर्निंग है उसको इंटरेस्टिंग और इजी बनाया जा सके। और इजी क्यों, ताकि सब स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आए, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना तब तक आप नहीं कर पाएंगे, और फिर आप ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को कर भी नहीं सकते अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। आपने सुना भी होगा कि अगर हमारे पास में ज़्यादा टाइम तक कोई काम करना है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम ज़्यादा टाइम तक उस काम को नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर ये हो जाएगा कि उस काम से बोरियत आने लग जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको इंस्ट्रक्शनल एड्स में लिखने हैं। यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन करना है, इंस्ट्रक्शनल एड्स का कुछ क्लासिफिकेशन करना है, तो उसमें आप ऑडियो एड्स लिख सकते हैं जो कि सुनना इंक्लूड हो गया। विजुअल एड्स में दिखना हो गया, ऑडियो विजुअल दोनों, जिसमें जैसे आप कोई भी मूवी देखते हैं तो वो ऑडियो और विजुअल दोनों होती हैं, जिसमें आपको सुनाई भी देता है और आपको सामने एक पिक्चर प्ले होते हुए भी दिखाई दे जाती है। कुछ ऐसे जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, हैंड आउट हो गया, स्टडी गाइड्स हो गए, मैनुअल्स हो गए।
तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कैसेट्स हो गए, जो रेडियोज़ वगैरह आप सुनते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि लिसनिंग और स्पीकिंग क्या होता है। सो लिसनिंग और स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, ये चार हमारे पास में स्किल्स होती हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो पहले यहाँ पे ना आपको एक टर्म दे रखी है कि लिसनिंग और स्पीकिंग क्या है, आपको इस टर्म को डिफाइन करना है। सो ये दोनों जो स्किल्स हैं ये बिहेवियर और एक्शन में हम यूज़ करते हैं, चाहे क्लासरूम हो चाहे आउटसाइड ऑफ क्लासरूम हो। तो हम वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, इफ़ेक्टिवली और कंसिडरेबली कम्युनिकेट करने के लिए क्लासरूम में स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, और ये बेसिस होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। जो लिसनिंग स्किल्स हैं ये किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ये एक फीडबैक प्रोवाइड करती हैं, और ये चीज़ बताती है कि हम कोई चीज़ को सुन रहे हैं, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए, इफ़ेक्टिवली अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने में जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो हेल्प करती हैं। वहीं जो स्पीकिंग स्किल है वो भी जो है वो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन हो गया कि आप कोई भी चीज़ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो स्पीकिंग में इन्वॉल्व है। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि रीडिंग क्या होता है, रीडिंग से आप क्या समझते हैं, रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं। सो रीडिंग में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रीडिंग हम पहले तो कॉम्प्रिहेंशन को मॉनिटर करने के लिए काम में ला सकते हैं, बेसिक्स के लिए। फिर हम वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करते हैं। प्लस जो भी लैंग्वेज में आप चीज़ों को रीड करते हैं उससे आपके अंदर फ्लुएंसी प्रिडिक्ट हो जाती है, फ्लुएंसी डेवलप हो जाती है। सो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि जो टाइप्स ऑफ रीडिंग है ना वो कौन कौन सी है, टाइप्स ऑफ रीडिंग किस तरीके से होती हैं। तो इसमें हमारे पास में स्कीमिंग हो सकता है, स्कैनिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, इवन देखा भी होगा, कई बार हम बहुत स्पीडली चीज़ों को रीड करते हैं, कई बार हम थोड़ा टाइम लेते हैं रीड करने के लिए, कई बार हमारे दिमाग में कुछ हेडिंग चल रही होती है उसी को हम स्क्रॉल करके देखते रहते हैं। जैसे आप मानिए अपना रिजल्ट देखते हैं तो आप अपना रोल नंबर या नाम एकदम माइंड में लेके चलते हैं और आप बस उसी की सर्च में लगे रहते हैं। तो ये सब टाइप से हमारे पास रीडिंग होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग में स्कीमिंग, स्कैनिंग और इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। इसके बाद में गाइज लास्ट के दो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में। यूनिट 4 का क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेमेडियल टीचिंग। सो रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, जो इस तरीके से डिज़ाइन करी जाती है स्टूडेंट्स को हेल्प करे कि जिस भी चीज़ में, स्टडीज़ में या जिस भी कंसेप्ट में, टॉपिक में वो पीछे रह रहे हैं उससे वो कैसे बाकियों के इक्वल आए। जैसे किसी का कोई कंसेप्ट वीक हो सकता है, किसी में कोई चीज़ की लैकनेस हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके, और वो जो डिफ़िकल्टी वो फेस करें उसको ओवरकम करके किस तरीके से एक बच्चा जो है वो आगे बढ़े। इसमें जो एकेडमिक चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो भी पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कुछ जो होते हैं बहुत वीक रह जाते हैं स्टडी में सेम क्लासरूम में रहते हुए भी, और कुछ बहुत आगे एडवांस निकल जाते हैं। किस तरीके से बार बार जो प्रैक्टिस है वो हमारे पास एक बूस्ट का काम करती है कि हम चीज़ें उसमें कर पाएँ। ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग का मतलब हो गया कि जो प्रॉब्लम आपको स्टडी में, एकेडमिक्स में, रीडिंग में या पढ़ने में, लैंग्वेज के कम्युनिकेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी क्वेश्चन में कि कुछ कॉमन एरर जो इंग्लिश टेक्स्ट में होते हैं तो वो क्या चीज़ हो सकती है। वर्ब का एरर हो सकता है, दो नाउन फॉर्म्स के बीच में एग्जैक्टली आपको एग्रीमेंट नहीं इस्टेब्लिश करना आ रहा, या फिर आपने रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करी है। इसके अलावा जो इनकरेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि इवैल्यूएशन क्या होता है। तो इवैल्यूएशन को गाइस हम लोग हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। और क्वेश्चन आ जाए कि जो इवैल्यूएशन है ना ये आपके टेस्ट से कैसे डिफरेंस होता है, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो जो टेस्ट है ना वो लेवल ऑफ स्किल्स को, नॉलेज जो हम जहाँ तक पहुँचे उसको मेजर करने का काम करता है। वहीं पे जो इवैल्यूएशन है वो एक जजमेंट देता है कि क्राइटेरिया और जो एविडेंसेस आपको दे रखे हैं उसके बेस्ड पे ना आपको एक जजमेंट देता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं।
इसके अलावा आप ना इवैल्यूएशन को पहले अलग से एक्सप्लेन करिएगा, फिर टेस्टिंग को, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को देख सकते हैं। जैसे जो टेस्ट है उसका हम यूज़ करते हैं जर्नल एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए। जैसे कोई लैंग्वेज का टेस्ट हो गया तो उसमें आपको कितना आता है, इस तरीके से हो गया। या फिर जो इवैल्यूएशन है उसमें हम कोई भी मेडिकल इवैल्यूएशन हो गया, मीन्स थोरोली आपने पूरी चीज़ को पढ़ा और समझा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इवैल्यूएशन के लिए। इसके अलावा इवैल्यूएशन जो है वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है। कोर्सेज, ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, ये सब चीज़ें आपकी इवैल्यूएशन के अंदर आती हैं। यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स होती हैं इवैल्यूएशन की, जैसे एम्प्लॉय इवैल्यूएशन हो गया, कस्टमर सर्विस इवैल्यूएशन हो गया, पीयर इवैल्यूएशन हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की जो इवैल्यूएशन है वो करी जा रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि ये 4 यूनिट्स के मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए इसके इंग्लिश के, और थोड़ा मैंने आपको आइडिया भी दे दिया कि क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। अगर ऐसी और वीडियोस आपको देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस। और नाउ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।